जंगल में जिंदा रहने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। बेशक सबसे बड़ा जानवर विजेता हो सकता है, मगर कुछ जानवर होते हैं बहुत फुर्तीले या सबसे ज्यादा उत्सुक। एक भेड़िए को जिंदा रहने के लिए चाहिए टीम वर्क, रफ्तार और समझदारी। अफ्रीका के मैदानों में इस जंग को जीतने के लिए चाहिए सबसे बड़े सींग, और दुनिया का सबसे खतरनाक मांसाहारी बनने के लिए चाहिए बड़े बड़े दांत और गुस्सैल स्वभाव। रेस ऑफ लाइफ। हमेशा आगे बढ़ते रहना जिंदगी की दौड़ में जीतने का एक तरीका है। पूरी दुनिया में जिंदा रहने के लिए एक और हुनर काम आता है। ये एक ऐसा हुनर और कला है जो हर तरह के माहौल में काम आती है, जंगल से लेकर खुले समुद्र तक। और जो जानवर इस हुनर में माहिर है, अक्सर वो फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। उन्हें सबसे पहले खाने को मिलता है और उनका कोई कुदरती शिकारी नहीं होता। ये आर्कटिक की बर्फ से लेकर इक्वेटर के सूरज के तपते मैदानों में रहने वाले सबसे ताकतवर जानवर हैं। ये जानवर आपको अलग थलग आइलैंड्स पर भी मिल जाएंगे जो दुनिया से कटे हुए हैं, और अफ्रीका के भीड़ भरे नेशनल पार्क्स में भी। ये जानवर लड़ाई के लिए ही बने हैं। समुद्र के डॉग्स से लेकर भेड़िए, भालू, भैंसे, ये सभी जिंदगी की इस रेस ऑफ लाइफ के महान योद्धा हैं। नेचुरल वॉरियर्स, बेयर्स। अमेरिका, एशिया और यूरोप के पहाड़ों में गुस्सैल स्वभाव वाले बड़े बड़े मैमल्स रहते हैं। वो दिन में यहाँ के जंगल और नदियों में शिकार करते हैं। इनके खाने में शामिल है मांस, बेरीज, नट्स और मछलियां। एक वयस्क नर का वजन 750 किलो तक हो सकता है। इनके बड़े बड़े दांत होते हैं और सूंघने की शक्ति भी कमाल की होती है। कुछ खास प्रजातियां साल के एक खास वक्त पर एक खास जगह लौटती हैं। बेयर्स। ये बेयर एक ऐसी नदी पर आया है जहां शिकार और शिकारियों के बीच एक इम्तिहान लिया जाने वाला है। बेयर्स डॉग्स के दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन इनका शरीर लंबा होता है और पैर छोटे और गठीले होते हैं। ये आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ये नदी एक बहुत खास मछली के लिए किसी हाईवे का काम करती है। हर साल पैसिफिक सैमन यहाँ अंडे देने आती है। उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और भालुओं का निवाला बनने से भी बचना होता है। इन सैमन मछलियों ने पिछले 2 साल समुद्र में बिताए हैं। अब ये उस नदी में वापस आई हैं जहां इनका जन्म हुआ था। ये वयस्क ग्रिजली बेयर पिछले कई सालों से मछली पकड़ रहा है। कामयाबी मिल गई। बहुत सारी मछलियां होने के बावजूद एक चिकनी सामन को पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जून और जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा सामन आती हैं, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। ये मछलियां इस बेयर और उसके परिवार के लिए प्रोटीन का अहम स्रोत हैं। जब मौसम बदलेगा तो यहाँ लगभग ना के बराबर खाना होगा, और अगर इसे बर्फीली सर्दियों में जिंदा रहना है तो इसे ज्यादा से ज्यादा खाना होगा। ये बेयर्स और मछलियां दोनों के लिए रेस ऑफ लाइफ की दौड़ है। सिर्फ सबसे ताकतवर और फुर्तीली सैमन ही बेयर्स से बच पाएंगी, और वो बेयर्स जो सबसे ज्यादा प्रोटीन खाएंगे सिर्फ वही सर्दियों के मौसम में जिंदा बचेंगे। बेयर्स लगभग उसी दिन से योद्धा बनने की तैयारी शुरू कर देते हैं जिस दिन वो पैदा होते हैं। बच्चे अपना ज्यादातर वक्त खेलते हुए बिताते हैं, लेकिन ये वो हुनर भी सीख रहे हैं जो इनके योद्धा बनने के लिए जरूरी है। अगर उन्हें बड़े होकर जिंदा बचना है तो इन्हें बहुत सारी लड़ाइयां जीतनी होगी। बेयर्स सिर्फ खाने के लिए ही नहीं लड़ते, ये अपने इलाके की हिफाजत करने और मिलन करने के लिए भी लड़ते हैं। ये अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए भी लड़ते हैं।
ये नौजवान ग्रिजली नर अपना खुद का इलाका तलाश रहा है। बेर ज्यादातर मेल जोल नहीं रखते। जब इन्हें मिलन नहीं करना होता तो ये अकेले ही रहते हैं, पर इस इलाके पर पहले ही किसी और का कब्जा हो चुका है और इस बार इन दोनों बेर्स के बीच की लड़ाई एकदम असली है। अगर इनका अपना इलाका नहीं होगा तो खाना भी नहीं मिलेगा। जंगल में एक जख्म इनकी मौत साबित हो सकता है। ये बेर बहुत छोटा है, इसलिए लड़ाई जीत नहीं पाया और ये दबंग नर जिंदगी की दौड़ जीत गया। इस छोटे बेर को तब वापस आना होगा जब ये इतना बड़ा हो जाए कि इस दबंग नर का सामना कर सके। इस वयस्क मादा ने एक बड़ा शिकार किया है और ये इसे बांटना नहीं चाहती। एक भेड़िए को शिकार की गंध मिल गई है, ये भी भूखा है। शिकार की तरफ बढ़ते हुए भेड़िया बहुत होशियार रहता है। ये एक बड़े बेर का मुकाबला करने लायक ताकतवर नहीं है। ये भेड़िया जरूर भूखा होगा। लड़ाई हुई तो ये आसानी से मारा जा सकता है। भैंस को किसी और जानवर से डर नहीं लगता। ये चोटी के शिकारी होते हैं। अगर ये बेर घायल होता तो शायद ये भेड़िया मुकाबला कर सकता, पर आज नहीं। और तो और भेड़ियों का पूरा झुंड भी एक वयस्क ग्रिजली बेर पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। अब ये भी एक माहिर योद्धा बन गई है और जिंदा रहने के लिए इसे रोज लड़ना होगा। नेचुरल वॉरियर्स, सी लाइन। जहां जमीन और समुद्र मिलते हैं वहां कंपटीशन ज्यादा होती है। यहां खाना तो बहुत है, मगर उसकी वजह से कई तरह के शिकारी भी आ जाते हैं और यहाँ रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह मुश्किल से ही मिलती है। यहाँ जो जीव रहते हैं उन्हें भी अपना हिस्सा लेने के लिए लड़ना पड़ता है। सी लायंस किनारे के पास के इलाके में रहने के लिए अच्छी तरह ढल गए हैं। ये पानी में शिकार करते हैं और सूखी जमीन पर आराम करते हैं। ये बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं जिनमें नर, मादा, बच्चे और बूढ़े सब होते हैं। कुछ कॉलोनीज में 1000 सी लायंस तक हो सकते हैं। इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाने के लिए सी लायंस बहुत समझदार और खूंखार योद्धा बन गए हैं। सी लायंस की 7 अलग प्रजातियां होती हैं। समुद्र में जीवन जीने के लिए बने होने के बावजूद इन सब के ऊपर एक फर और छोटे छोटे कान होते हैं। ये वयस्क मादा शिकार पर निकली है। एक बार पानी में जाने के बाद ये अपने कुदरती माहौल में पहुंच जाती है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती है और 250 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकती है। वो किसी स्क्विड, ऑक्टोपस या फिर शायद हेरिंग या हेक मछली की तलाश में है। ये दावत का वक्त है। पेट भरने के बाद अब घर लौटने का वक्त है। सी लायंस के सिर्फ 2 बड़े शिकारी होते हैं जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होते, शार्क्स और ऑर्कस, और इसलिए खुद को सुरक्षित रहने के लिए अब ये बीच की तरफ जा रहे हैं। वहां किनारे पर जिंदगी की ये दौड़ अब तक खत्म नहीं हुई है, खास तौर से नरों के लिए। ये मिलन का मौसम है और सिर्फ सबसे अच्छे योद्धाओं को ही मिलन का मौका मिलेगा। ये नौजवान नर एक घुसपैठिया है और दबंग नर अपना ओहदा बचाने के लिए उससे लड़ रहा है। ये पहले ही एक लड़ाई लड़ चुका है और अभी और लड़ना चाहता है। नर सी लायन सिर्फ मिलन के मौसम में ही आपस में लड़ते हैं। बाकी के वक्त ये अपनी बस्ती में एक दूसरे के साथ बहुत शांति से रहते हैं। इस बस्ती के सी लायंस शिकार करके वापस लौट आए हैं, पर यह बीच उतना भी सुरक्षित नहीं है जितना लगता है। ऑर्कस का एक झुंड खाना खाने आया है और इन्हें सी लायन के बच्चे बहुत पसंद हैं। सी लायंस कम गहरे पानी से बाहर आ जाते हैं। यह बच्चा बहुत धीमा था और आज वो रेस ऑफ लाइफ हार गया। कोई नहीं जानता कि वेल्स सील के बच्चों को यूं उछालती क्यों हैं। शायद उनकी जान लेने के लिए, या शायद ये उनका खेल हो। ऑर्कस हर साल सी लायंस के बच्चों को जन्म देने के वक्त बीच पर आती हैं, जिससे जिंदा रहने की इस लड़ाई में संतुलन बना रहता है।
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऑर्कस चली जाती हैं और इतने सी लायंस बच जाते हैं कि वो इस झुंड को संभाल सकें और रेस ऑफ लाइफ जारी रख सकें। नेचुरल वॉरियर्स, वुल्फ। एक योद्धा किसी भी और योद्धा के मुकाबले ज्यादा किस्से कहानियों का किरदार रहा है। उसे जंगल के रहस्यमयी जानवर की तरह दिखाया जाता है, एक किरदार जो डरावनी कहानियों और बुरे सपनों का हिस्सा है। वो झुंड में शिकार करता है और चांद को देखकर आवाज निकालता है। जब जानवरों को उसके आने का पता लगता है तो वो भाग खड़े होते हैं। वुल्व्स यानी भेड़िए। भेड़िए करीब 15,000 सालों से इंसानों के साथ रहते आए हैं। प्रागैतिहासिक काल में ये हमारे कैंप्स के पास आने लगे और तभी से ये शिकार और रखवाली करने में एक दोस्त की तरह हमारा साथ निभा रहे हैं। भेड़िए हमारे डॉग्स के पूर्वज हैं। ये समझदार, सामाजिक और बहुत कमाल के योद्धा होते हैं। आर्कटिक टंड्रा में जिंदगी बहुत मुश्किल है। यहाँ सूरज की रोशनी कम होती है, ज्यादा गर्मी भी नहीं होती और खाने को बहुत कम होता है। अगर सब मिलकर काम करें तभी इनके जिंदा बचे रहने की गुंजाइश बढ़ जाती है। ये बसंत का मौसम है, बर्फ पिघल रही है और हरियाली उगने के छोटे से मौसम की शुरुआत हो गई है। रेनडियर के इन बच्चों ने अभी अभी जन्म लिया है। ये माँ घबराई हुई है, उसने भेड़ियों को देख लिया है। रेनडियर दौड़ने लगते हैं, भेड़ियों का झुंड भी इनका पीछा कर रहा है। आर्कटिक में रेस ऑफ लाइफ शुरू हो गई है। एक बच्चा झुंड से अलग हो गया है। भेड़िए ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं मगर रेनडियर में ज्यादा ताकत है। मादा भेड़िया अपना रास्ता बदलती है और उसका साथी बच्चे का रास्ता काट देता है। सिर्फ कुछ पलों में काम तमाम हो जाता है। सबसे धीमा रेनडियर हार गया है। भेड़ियों को अपनी रफ्तार और साथ काम करने का इनाम मिल गया है। झुंड का लीडर सबसे पहले खाना खाता है और इस तरह अपने ओहदे को पक्का करता है। अब इसकी साथी खाएगी और फिर बाकी का झुंड। ज्यादातर यूरोप और यूएसए में भेड़ियों का सफाया कर दिया गया है, लेकिन अब इन्हें कुछ जगहों पर वापस बसाया जा रहा है, जिससे कमाल के नतीजे निकले हैं। भेड़िए कुदरती तौर पर बड़े जानवरों जैसे एल्क और डियर का शिकार करते हैं। जब भेड़िए जंगल में वापस आए तो शाकाहारियों की आबादी आधी रह गई। इससे नए पौधों और झाड़ियों के चरे जाने का दबाव कम रहता है और जंगल में जान आ जाती है। इससे बाकी जानवर भी लौट आते हैं, जैसे बीवर्स और फॉक्सेस। तो अपनी खतरनाक शख्सियत के बावजूद भेड़िए जंगल में सभी जानवरों और पेड़ पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और वो रेस ऑफ लाइफ की दौड़ को जारी रखते हैं। इस व्हाइट टेल डियर माँ को भेड़ियों के झुंड की गंध आ गई है। ये अपने बच्चों को बचाने के लिए मुकाबला करेगी। नर मदद करने पास आता है। आज ये सुरक्षित हैं। भेड़ियों का झुंड पहले ही शिकार कर चुका है। भेड़िए तेजी से सारा मांस खा जाते हैं। पहले वो ज्यादा न्यूट्रिशन वाले नरम हिस्से खाते हैं, जैसे दिल, गुर्दा और आंतें। फिर ये मांसपेशियां खाते हैं। शिकार की खुशी इनके अंदर के योद्धा को सामने ले आती है। इस झुंड में है माता पिता और उनके बच्चे। ये सब एक ही परिवार के हैं, तो बेशक इनकी ये लड़ाई खतरनाक दिखती है पर किसी को कोई नुकसान नहीं होता। जो परिवार साथ शिकार करता है वो साथ में खाता और लड़ता भी है और भेड़ियों का ये परिवार योद्धाओं वाली जिंदगी की दौड़ जीत रहा है। नेचुरल वॉरियर्स, टैस्मेनियन डेविल। एक कॉन्टिनेंट के एक दूर दराज के आइलैंड पर जंगल का बहुत अजीब योद्धा रहता है। इसके पास है मजबूत जबड़े और पैने दांत और इसे अंधेरे में शिकार करना पसंद है। ये इन प्राचीन जंगलों और घाटियों की शान बन गया है और ये दूर दराज मौजूद इस जंगल में रहता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्सुपियल मांसाहारी जानवर है। ये खाने की तलाश में 20 किलोमीटर तक घूम सकता है और जमीन में बने छेदों में रहता है। अक्सर ये अकेला रहता है, लेकिन इसे अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवरों के साथ भी देखा गया है जब सर छिपाने की जगह या खाना पास हो, लेकिन ये लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये है टैस्मेनियन डेविल। जब तक इंसानों ने इनका सफाया नहीं कर दिया तब तक ये ऑस्ट्रेलिया के पूरे महाद्वीप पर पाए जाते थे। अब ये जिंदा रहने के लिए टैस्मेनिया के आइलैंड पर ही निर्भर हैं।
इनका अपना कोई इलाका नहीं होता, मगर डेविल्स हर चीज की हिफाजत करते हैं। डेविल के जबड़े कमाल के हथियार हैं, हाइना जैसे दांत और जानवरों की दुनिया में काटने की सबसे जबरदस्त क्षमता के साथ लड़ना वक्त बिताने का इनका मनपसंद तरीका है। टास्मेनियन डेविल्स हर तरह का मांस खाना पसंद करते हैं, ताजे शिकार से लेकर सड़ी हुई लाश तक। मांसपेशियों का ये गोला मार्सुपियल्स की दुनिया का असली योद्धा है। टास्मेनियन डेविल सच में एक अनोखा जानवर है। ये एक छोटे डॉग के आकार का होता है, लेकिन इसका बड़ा सर और लंबी पूंछ इसके शरीर की आधी लंबाई के होते हैं। टास्मेनिया के पहाड़ और घाटियां इनकी डरावनी आवाजों से गूंज उठती हैं। ये आइलैंड अपने अनछुए जंगलों के लिए मशहूर है और इसलिए ये उस जानवर के लिए एकदम सही है जो लुप्त होने की कगार पर है। डेविल घुसपैठियों की गंध सूंघ सकता है। इसके जबड़े 80 डिग्री तक खुल सकते हैं और ये इतना जोर से काटता है कि हड्डी भी तोड़ सके। इसके काटने की ताकत इतनी जबरदस्त है कि ये मेटल वायर को भी काट सकता है। इस नेशनल पार्क में टास्मेनियन डेविल्स की सबसे बड़ी आबादी रहती है। ये नर खून सूंघ सकता है, वो किसी लाश का हो सकता है या किसी घायल जानवर का। इसकी बड़ी बड़ी मूंछें इसे अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं, जिससे ये एक अच्छा योद्धा बन जाता है। टास्मेनियन डेविल की मूंछें उसे अपने दुश्मन के चेहरे का सही पता देती हैं। ये देखने में गठीले और अनाड़ी हो सकते हैं, लेकिन ये कमाल के योद्धा होते हैं और इसीलिए ज्यादातर डेविल्स के चेहरे पर जख्मों के निशान होते हैं। नेचुरल वॉरियर्स, केप बफेलो। अफ्रीका का एक सबसे खतरनाक जानवर अपने आकार के लिए जाना जाता है। घास के मैदानों में इसकी मौजूदगी अलग ही पता चलती है। ये शाकाहारियों के बड़े बड़े झुंडों में रहता है और इसके खतरनाक स्वभाव की वजह से इससे डरने की जरूरत होती है। ये निडर योद्धा हर साल शेरों या तेंदुओं के मुकाबले ज्यादा इंसानों की जान लेता है, पर यह ज्यादातर घास ही खाता है। ये ऊंची घास और झाड़ियों में छिप कर रहता है और कभी भी हमला कर सकता है। ये है केप बफेलो। इस शानदार जानवर की ऊंचाई 1.5 मीटर तक हो सकती है और वजन 1 टन तक। पर इनकी खास पहचान इनके सर के ऊपर है। नर और मादा दोनों के सर पर बड़े बड़े सींग होते हैं। इनके सींग नीचे से आपस में जुड़े होते हैं और किसी ढाल और तलवार की तरह काम करते हैं। केप बफेलोज अपने आप में अनोखी प्रजाति है और ये पृथ्वी के अकेले शाकाहारी योद्धा हैं। इस झुंड में ज्यादातर आपस में रिश्तेदार मादाएं और उनके बच्चे हैं। इनके बीच एक दबंग नर है जिसे उसके बड़े बड़े सींगों से पहचाना जा सकता है। झुंड के बाहर हैं जवान नर। ये वक्त गंवाए बिना उन सींगों के इस्तेमाल का अभ्यास करते रहते हैं। ये खेल खेल में लड़ने से शुरुआत करते हैं, लेकिन जल्द ही ये झगड़े झुंड में इनका ओहदा तय करते हैं। बफेलोज के सिर्फ 3 मुख्य शिकारी हैं, शेर, इंसान और अफ्रीका की गर्मी। खाने के लिए ताजी घास और पानी ढूंढने के लिए बाकी जानवरों के साथ इन्हें भी इन मैदानों में जिंदगी की इस महान रेस ऑफ लाइफ में शामिल होना होगा। माइग्रेट करके इन झुंडों में 2000 बफेलोज तक हो सकते हैं। नई चारागाहों की तलाश में ये बहुत बड़ी संख्या में जमा विल्डबीस्ट, ज़ेब्रा और एंटीलोप्स के साथ शामिल हो जाते हैं। इन जानवरों के आगे बढ़ने की वजह है नवंबर में होने वाली बारिश। नोरोंगोरो क्रेटर के पास सेरेंगेटी के मैदान नई घास से भर जाते हैं, लेकिन मई आने तक सारी घास चर ली जाती है और ये विशाल झुंड कीनिया के मसाई मारा की तरफ बढ़ जाते हैं। पृथ्वी पर यहाँ सबसे ज्यादा जानवर मौजूद हैं, जो कुदरती दुनिया का नायाब अजूबा है। पर जहां जितने जानवर होते हैं वहां बहुत सारे शिकारी भी होते हैं। इकलौता जानवर जो एक वयस्क बफेलो का शिकार कर सकता है वो है शेर। जरूर ये बहुत भूखी होगी।
क्योंकि ये इतने बड़े और खतरनाक जानवर पर हमला करके अपनी जान जोखिम में डाल रही है। शेरों के झुंड ने एक आसान शिकार चुन लिया है, बफलो का बच्चा। लेकिन उसके लिए उन्हें एक बहुत गुस्सैल मां से लड़ना होगा, और यहीं ये बड़े बड़े सींग काम आते हैं। शेरनी ने बहुत कोशिश की। ये खुश तो नहीं है, पर बफलो और उसका बच्चा आज रेस ऑफ लाइफ जीत गए। अब पूरा झुंड चौकन्ना हो गया है। वो नहीं चाहते कि शेर आसपास रहे। मामला खतरनाक देखकर शेर पीछे हट जाते हैं। बफलोज ने ना सिर्फ खुद की हिफाजत की, बल्कि अपने बच्चों को भी बचाया। इस तरह इन योद्धाओं का पूरा झुंड रेस ऑफ लाइफ जीत जाता है। शारीरिक ताकत ही हमेशा से वो चीज रही है जो तय करती है कि कौन सा जानवर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, जिसके नतीजे में जंगल के महान योद्धा और बड़े और ताकतवर हो गए हैं। नॉर्थ के जंगलों के भेड़ियों और बेयर्स से लेकर समुद्र के योद्धाओं तक, जैसे सी लायंस। गठेला टस्मानियन डेविल तो दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन हर लिहाज से अफ्रीकन बफलो जितना ही दमदार है। इस रेस ऑफ लाइफ में इन सभी ने अपने हुनर को साध लिया है।